Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, once again. This session will be taken by Professor Dr. Muhammad Junaid Mughal. Professor Muhammad Junaid Mughal is serving as Director at Attock Campus CUI. He has an excellent academic record and has made significant contributions in teaching, research and development. For this, he has been awarded Sitara Imtiaz by Government of Pakistan. He has his PhD in the field of mobile communications from the University of Birmingham, UK. He has been rendering his services to Comsats University, Islamabad since 2013. Sir, I welcome you. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Afia, for introduction. एक छोटी सी करेक्शन है, इस तमगा इम्तियाज़ नॉट सितारा इम्तियाज़ वो थोड़ा बड़ा है, तो लेट्स इंशाल्लाह। आई नो कि आप लोगों का काफ़ी लंबा दिन गुजरा होगा आज सुबह से, तो आई विल कीप दिस इंटरेक्टिव, जहाँ पे यू कैन स्टॉप मी एनीवेयर एनी टाइम ऑन दिस स्लाइड्स। इस थोड़ा सा लंबा सेशन है और खुशखबरी कहना चाहिए या न्यूज़ ब्रेक कर दूं। आज सुबह एक डीन्स और चेयरपर्सन्स की मीटिंग थी, डीन्स मीटिंग थी रेक्टर साहब के साथ, तो उसमें उन्होंने यही डिसीजन लिया है कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन तमाम एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में इम्प्लीमेंट करनी होगी। सर, आप तो 2015 से आप कर रहे थे। हाँ, मैं तो कोशिश कर रहा था, मगर फाइनली इट हैज़ बीन हर्ड एंड उसके हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी भी हो गया। इट विल टेक सम टाइम जब तक आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और लेट्स स्टार्ट। आउटकम बेस्ड एजुकेशन, रीथिंकिंग टीचिंग, रिसर्च, लर्निंग एंड असेसमेंट। आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन इन ऑल दिस स्लाइड्स। ये स्लाइड्स एक्चुअली 2016 से चल रही हैं और इनमें कंट्रीब्यूशन एडिशन हो रही है। इट स्टार्टेड ऑफ विद डॉक्टर शजील वाइन सिटिंग हेयर। इन्होंने जो पहला मैनुअल था पीसी का, मुझे फ़ोटो कॉपी करा के मेरे टेबल पर रख दिया था, जो मुझे मजबूरी में पढ़ना पड़ा। एंड सिंस दैन वी बोथ इब्राहिम साहब फ्रॉम द लाइब्रेरी वाज काइंड इनफ टू गेट मी द बुक ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बाय बेंजामिन ब्लूम। सो देन वी हैव अवैस जावेद, आवर असिस्टेंट प्रोफेसर इन डबल। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की मेरे लिए टू मेक दिस स्लाइड्स, काफ़ी डाटा उन्होंने इकट्ठा किया। हारून हैज़ बीन पिवटल, उनको सेट करना स्लाइड्स को, एंड सऊद नकवी। ये हमारी सारी टीम थी जो हम अपने डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग देते थे इन डबल ई। एंड देन एज अ चेयरमैन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने तमाम कैंपसेस पे ये ट्रेनिंग्स दी हैं, साहिवाल तक, इवन सिविल एंड मैकेनिकल वालों को भी। सो वहाँ से ये शुरू हुआ था काम, और वो विद पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें इसमें ऐड होती रही। I sincerely acknowledge the contribution made by all these great people. Thank you. Shajil is here. Education. What is the goal of education? Normally जो हम चल रहे हैं जनरली, अगर इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाए, then what we can do? We can set up the curriculum at different levels of education to teach this curriculum and hopefully attain the academic goals. If we know exactly what the goal is. So traditional goal has been to transfer knowledge. Whatever has been there is there in libraries, and वो अगर बच्चों को तक ट्रांसफ़र हो जाए तो is that education, enough education? अगर यही होता तो फिर नॉलेज ग्रो ना करता। सिर्फ नॉलेज ट्रांसफ़र ही अगर गोल होता तो नॉलेज वुड नॉट हैव ग्रोन, इट वुड हैव बीन स्टैग्नेंट। सो एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद जो जहाँ पे हम कन्वर्ज हुए और द ह्यूमन बीइंग, वो है कि डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग, और द ह्यूमन थिंकिंग को डेवलप करना इज़ द गोल ऑफ द एजुकेशन। ओनली देन द नॉलेज विल ग्रो। सो द क्वेश्चन, द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज, वेयर डू वी बिगिन इन सीकिंग टू इम्प्रूव ह्यूमन थिंकिंग? सो द learning education systems have been developed over the years, जो कि ये काम करते हैं, और सबका गोल ये है कि हाउ टू डेवलप द ह्यूमन थिंकिंग। सो एक तो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, या हमारी ये क्लासिफिकेशन
शायद एजुकेशनिस्ट ना माने, मगर जो हमने रिसर्च की है उसमें हमने यही 4 सिस्टम लाए हैं। और भी हो सकते हैं, बट दिस इज़ फ्रॉम इंजीनियर्स या प्रैक्टिशनर एजुकेशनिस्ट के हिसाब से हमने ये इसको डिवाइड किया है 4 हिस्सों में। मास्टरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। अगर इनको आप देखें, ट्रेडिशनल विच वी आर डूइंग राइट नाउ, एक टीचर है वो खड़ा है पढ़ा रहा है एंड पीपल आर लिसनिंग, देन मास्टरी बेस्ड इज समथिंग के we divide the whole process into different units, and after each unit you are tested and you move to the next unit. It's not about prereqs and courses, but it's something, for example, if you are making a mason, तो उसको क्या कुछ आना चाहिए to be a professional, तो वो मुख्तलिफ steps हैं. Similarly हम motor mechanic and so on and so forth. मास्टरी बेस के साथ कॉम्पिटेंसी बेस भी है, जिसमें once you show your competence in at a certain level, then you can move to a next one, and then there is a outcome based, which basically means कि अगर हमें पता हो कि हमने क्या क्या चीज़ें अपने what traits we want in our graduates, if we can define those, then we measure those traits on the way if they have been achieved or not. किसी भी एजुकेशन सिस्टम में अगर आप देखें, जो हमारा प्रैक्टिकली हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक टीचिंग लर्निंग है, सेकंड वन जी चलो। अब अगर एजुकेशन सिस्टम में हम जाते हैं तो एक तो लर्निंग क्लासिफिकेशन है, व्हाट आर वी टीचिंग देम, सेकंड द लर्निंग पेडागोजी, एंड देन द असेसमेंट। एट प्रेजेंट हम अगर लर्निंग क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें वी हैव 3 taxonomies available in literature. Basically what we are teaching is the knowledge, is the design, is analysis and so on and so forth. ये सारे इस taxonomy आ जाएंगे, इसमें Solow, Fink's, Bloom's taxonomy, and then the pedagogy and then the assessment method. If you go to the learning classification, taxonomy means basically classifying the things. In biology, we classify things as botany and zoology and so on and so forth. Similarly, learning taxonomy को जब हम define करते हैं in Solow taxonomy, that is structure of observed learning outcomes, is a pre-structure. That means we have no idea about the subject we are learning. Unistructure, a few things are known. That means that's the knowledge, we know the list, the names, and we have to memorize those things. Multi-structure, we know a few things and we can relate them. Relational आ जाता है, और then extended abstract के वहाँ पे हम theories भी दे सकते हैं and so on and so forth. अब जो चीज़ें मुझे outcome based education में नहीं चाहिए उनको मैं quickly skip करूँगा, ताकि जो हमने सीखना है और जो हमने implement करना है वहाँ पे I can spend some time. Fink's taxonomy भी इसी तरह, इसके भी 6 levels हैं. फाउंडेशनल नॉलेज है, एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन है, डायमेंशन, केयरिंग एंड लर्निंग टू लर्न. Bloom's taxonomy was given in 1956 and it's widely used in all schools of Pakistan at present. Beacon House, Roots, anyone and everyone is using it. और ये नर्सरी, प्री नर्सरी से लेकर PhD तक हर लेवल पे valid है. And it started in 1948 and the efforts were taken up by Benjamin Bloom. In 1956 he wrote this book. The framework became a taxonomy of 3 domains. So he divides it into 3: the cognitive, the affective domain and the psychomotor domain. So intellectual capability is covered in the cognitive, then the feelings, emotions, behavior in the affective domain, and the psychomotor, motor skills, able to do, you're doing things
comes in the psychomotor. The cognitive level में the first, the least one is the knowledge, then comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. तो जनरली जब हम नॉर्मल टीचिंग कर रहे होते हैं, जैसे वी ऑलवेज कंप्लेन अबाउट मैट्रिक एंड एफएससी की जो एग्ज़ाम है वो मोस्टली नॉलेज बेस पे ही चल रहा होता है. इवन दो दे से के एनालिसिस करें या कॉम्प्रहेंशन करें तो एनी क्वेश्चन एंड एवरी क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द बुक. तो बच्चों ने पहले भी किया होता, तो इट्स सेम एज टेस्टिंग देयर नॉलेज. एनी क्वेश्चन विद द सेम कॉन्सेप्ट्स from any other book or designed by the teacher himself is always considered as out of course. So although वो questions design का होता है, analysis का होता है, but it is still focused on knowledge. Synthesis है, दोनों हैं, मैं बता देता हूँ. एक है जो 2002 में जो हमने चेंज किया है, उसमें सिर्फ वर्ड्स चेंज किए. ठीक है, मैं दिखा दूँ आपको. तो नॉलेज इज द पिरामिड में अगर देखें तो एवोल्यूशन कम्स इन द लास्ट. और इनमें जो ब्लूम वर्ड्स यूज होते हैं आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बट द कॉन्टेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट. क्या इज इट रियली अ डिज़ाइन प्रॉब्लम, इज इट रियली अ एनालिसिस प्रॉब्लम एंड सो ऑन सो फोर्थ. जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अफेक्टिव डोमेन में जो चीज़ें आती हैं, रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. अब सबसे मुश्किल काम जो असेस करना है वो अफेक्टिव डोमेन को असेस करना है. इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें असेस नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल वी डू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स दैट चीटिंग इज बैड, ठीक है, अनएथिकल, don't tell lies, but how do you measure it? They can define it. They can tell you the religious punishments on it and the legal penal code punishment on cheating, but are they following it? वो हम चेक नहीं कर सकते. But then psychomotor domain, imitation, manipulation, develop precision, articulation and naturalization. तो अक्सर हम बच्चों कहते हैं ये नेचुरल है, इसने कहीं से नहीं सीखा, मगर लुक एट हिम. बहुत से बच्चे आर्किटेक्चर में आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, they don't have any formal training of drawing or but they are natural. Intuition. ठीक. वो सर आप बात कर रहे थे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्रिएट आता है जो लेटेस्ट है, टू बी क्रिएटिव. और ये एक शिफ्ट हुई है एवेल्यूएशन से, एवेल्यूएट नीचे चला गया और डिज़ाइन जो है वो ऊपर चला गया. ओरिजिनली डिज़ाइन नीचे था और एवेल्यूएट बाद में था. उसकी रीज़न थी कि वंस यू नो एवरीथिंग अबाउट सम अ सब्जेक्ट देन यू आर एबल टू डिज़ाइन इट, एंड देन टू कंपेयर टू डिज़ाइंस इट वाज एट द लास्ट लेवल. कि वापडा एक डिज़ाइन दे रहा है, आइस्को एक दूसरा डिज़ाइन दे रहा है, उन दोनों को आप फिर कंपैरिजन करते हैं एंड यू वे विच वन इज़ बेटर फॉर द सिटी. तो उसके लिए आपको पहले डिज़ाइनर होना ज़रूरी है. ब्लूम की ये फिलॉसफी थी और इनकी फिलॉसफी है कि पहले आप जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को उनको एवेलुएट कर सकते हैं, ओनली देन यू कैन बिकम अ बेटर डिज़ाइनर और क्रिएटर. तो ये थोड़ा रिवाइज हुआ है और ये इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मोस्टली हम 4-5 लेवल तक ही खेल रहे होते हैं. अब ये जो तीनों मैंने बात की जिनकी फ्लिंक्स, सोलो, तो इनके अगर देखें तो फ्लिंक्स जो है वो अफेक्टिव डोमेन को कवर करता है, कॉग्निटिव को कवर करता है. सोलो जो है वो सिर्फ कॉग्निटिव को कवर करता है. ब्लूम वन इज द ओनली वन जो तीनों डोमेन्स को कवर करता है. दैट्स व्हाई इट्स मोर प्रैक्टिकल फॉर अस एंड मोर यूज्ड वर्ल्ड वाइड. और भी हैं कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे जिनका मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया.
Then we go to the learning pedagogy. So the definition is the study of teaching method including the aims of education. Number one, what is the aim of the education, and the second one is the goals, the method in which those aims can be realized. The field relies heavily on educational psychology, which encompasses scientific theories of learning, and to some extent on the philosophy of education, which considers the aim and value of education from a philosophical point of view. So दोनों चीज़ों को याद रखना है हमने, एम्स ऑफ एजुकेशन एंड कि इनको इन एम्स को कैसे अचीव करना है. सो पैसिव लर्निंग जो हमारी जो नॉर्मली चलती है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो वही है. इट्स मोस्टली पैसिव, दैट देयर इज अ लेक्चरर, अ टीचर हु गिव्स अ लेक्चर एंड देन. और वर्चुअल लर्निंग भी हमारी, जैसे आज सुबह बात कर रहे थे अरशद साहब, कि वो भी हमने क्लासरूम को ही मैप किया था टू ऑनलाइन. वो इट वाज टीचर सेंट्रिक. एंड जस्ट टू शेयर विद यू कि ये हमारे पैनल में भी थे, इंटरव्यू पैनल में, जब हम डायरेक्टर के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहाँ पे भी मेरी उनसे यही बहस हो रही थी. सर से आज मैंने याद कराया, कहते यस आई रिकॉल, कि हमारा जो ऑनलाइन टीचिंग है इट्स बेसिकली द सेम थिंग एज अ क्लासरूम टीचिंग. हमने उसको मॉडिफाई नहीं किया. एक्टिव लर्निंग में हम जाते हैं तो उसमें कोलैबोरेटिव भी है, कोऑपरेटिव है, इंक्वायरी बेस्ड है, प्रॉब्लम बेस्ड है एंड प्रोजेक्ट बेस्ड है. इनके अपने फ़ायदे हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप एक सेमेस्टर को देखते हैं और कोर्स को कवर करना हो तो शायद इनमें से कुछ चीज़ें पूरा कोर्स एक ही मेथड से कवर ना हो सके. कुछ उसमें क्लासिकल मेथड होगा और कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, कुछ इंक्वायरी बेस्ड होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ. ओनली देन वी कैन कंप्लीट द सिलेबस इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम. सो दोनों मेथड्स यूज होते हैं. एंड देन द लास्ट वन इज असेसमेंट. ये अच्छी है. इसमें फॉर्मेटिव अगर देखें द असेसमेंट, दिस इज नॉर्मली ऑल द गुड टीचर्स डू इट इन द क्लास. वो क्लास में जाते हैं, कुछ छोटा सा सवाल पूछते हैं, उससे अंदाजा होता है कि वेयर डज दिस क्लास टाइम, एंड देन दे मॉडिफाई देयर लेक्चर अकॉर्डिंगली, कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है. और नॉर्मली ये मार्क नहीं होती, इसके मार्क्स नहीं होते. थोड़े बहुत मार्क्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज टीचिंग दिस कम्युनिकेशन थ्योरी कोर्स इन GIK, तो फर्स्ट डे वाज अ सरप्राइज क्विज ऑन द सिग्नल सिस्टम्स. So I know exactly what they know, how much they know, and then how I'll take this course in future. जो उसका प्री रैक था, मैं उसके कुछ चीज़ें पार्ट्स जो मुझे चाहिए थे उनका एक हफ्ता दे के मैं उनका क्विज ले लेता था, ताकि वो रिवाइज भी कर लें और मुझे भी पता चल जाए कि ये कहाँ पे हैं. उसके थोड़े से मार्क्स भी हो सकते हैं. समेटिव है, जो हम ऑलरेडी करते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं. दैट्स एंड टर्म एग्जाम और मिड टर्म एग्जाम, कि हमने कोर्स पढ़ा लिया, उसके बाद समेटिव करते हैं. अब समेटिव से यह है कि आप उस सेमेस्टर में तो आप करेक्शन नहीं कर सकते. फॉर्मेटिव का फ़ायदा यह है कि उस सेमेस्टर के दौरान कार्य होते हैं तो आप काफ़ी हद तक करेक्शन कर सकते हैं. यू कैन करेक्ट थिंग्स. देन डायग्नोस्टिक है. जब आपका कभी ट्यूशन पढ़ाने का इत्फाक हो, तो आप जब ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं या किसी एक बच्चे को या छोटे ग्रुप को पढ़ा रहे होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस पूछ के आपको अंदाज़ा होता है इसका वीक पॉइंट क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम कर रहे हैं. आई हैड अ स्टूडेंट जो सीनियर लेवल की मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम करता था, अदरवाइज ही वाज अ गुड स्टूडेंट. उसका इशू ये था कि वो, मैंने देखा कि जब वो बैठा क्वेश्चन कर रहा है तो साथ उसने उंगलियों पे काउंटिंग कर रहा था. उसका मेंटल मैथ्स जो था बहुत वीक था. वो अगर 2+3 भी कर रहा है तो उसको इतना कॉन्फिडेंस था, वो एक दफ़ा ऐड करता था. सो आई फोकस्ड माई होल अटेंशन ऑन दैट पार्ट फॉर अ फ्यू वीक्स. उसके बाद उसके बाकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गए. दिस इज़ मोर डायग्नोस्टिक, कि आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की जो लर्निंग डिफिकल्टी है उसको आइडेंटिफाई करें, उसको रिमूव करें, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड. फिर वर्क इंटीग्रेटेड, वर्क रिलेटेड चीज़ें हैं, डायनामिक है, सिनॉप्टिक है, मॉड्यूल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. फिर हमारे पास फॉर्मेटिव है. देन वी गो टू दिस क्राइटेरियन,
कि फिक्स क्राइटेरिया है, हमने हर कैंडिडेट को उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट जज करना है। आइल्स इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि आपने जब तक आपके 7 बैंड में आप हैं, तो आज आपने 10 साल पहले एग्ज़ाम दिया था या अभी दिया या 5 साल बाद देंगे, वो 7 बैंड वाला एक ही लेवल ऑफ पे होगा। ये मुश्किल इसलिए है कि इसमें पेपर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ओवर द ईयर्स आपका पेपर का स्टैंडर्ड वही है, रेपिटेशन भी ना हो और स्टैंडर्ड भी वही रहे। और हमारी जो समेटिव हमारा जो काम है यहाँ पे फाइनल सेमेस्टर जो फाइनल एग्ज़ाम लेते हैं, एंड टर्म एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें हमारे फिक्स ग्रेड्स हैं कि 50 पे पास है, 70 पे ये बी है, 80 पे ए है, 85 पे ए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले सेमेस्टर में मैंने साल पेपर बनाया था, इस साल भी पेपर का स्टैंडर्ड वही होना चाहिए। आपने थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज किया तो आपकी क्लास की पूरी ग्रेडिंग चेंज हो जाएगी। नॉन रेफरेंस्ड, अब सैट और जीआरई जो है या इवन जो रिलेटिव ग्रेडिंग है वो इस कैटेगरी में आती है। यू टेक एन एग्जाम, जो टॉप 2% है उनको ए दे दिया, बॉटम 5% को एफ दे दिया, अब मीन पे आपने डिसाइड कर लिया इसको बी प्लस देना है, बी माइनस देना है, रिलेटिव ग्रेडिंग, ठीक है। ये बेल कर्व बना के कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव दिस पेपर्स, जो आप एग्जाम रिपीट करते रहें तो आपके स्कोर्स अच्छे आते रहते हैं। आपने नंबर तो फिक्स कर दिया ना, उस कैटेगरी में तो आता है, ठीक है ना, क्योंकि आपने ग्रेड्स फिक्स कर दिए। तो जो रिलेटिव ग्रेडिंग होती है उसमें तो यह है कि अगर आपका बहुत मुश्किल पेपर बन जाए तो क्लास एवरेज नीचे आ जाती है, क्लास बहुत माठी हो तब भी नीचे आ जाती है। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपका पेपर मुश्किल था या क्लास माठी थी, तो उस हिसाब से आप मीन पे जो भी ग्रेड रखना चाहते हैं आप कर सकते हैं। Traditional learning is focused on knowledge and assessment of memory retention. ये हम करते हैं नॉर्मली। इन्विजिलेशन हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है कि जी स्टॉप चीटिंग, चाहे वो ऑनलाइन हो। मेरे दोस्त जो हैं वो चाहते हैं कि ऑनलाइन पे भी ज़ीरो चीटिंग हो, ठीक है, वो जो नहीं हो सकती कभी भी। नो क्लियर मार्कर्स फॉर लर्निंग आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल मैं टिपिकल एक स्टाइल है, अगर कोई एक्सक्यूज मी, अगर मैंने किसी इंटरव्यू में बैठा हूँ तो जब भी हम ASC में बैठते थे तो मेरे कुछ मैं ट्रांसक्रिप्ट देखता था किसी आउटसाइडर की कि उसने UET से MS किया हुआ है, तो मैं कहता था कि इसका A ग्रेड के कोर्स में, तो उस कोर्स में मेरे को टिपिकल सवाल होंगे जिसमें उसका A ग्रेड है, तो वो सवाल अगर वो जवाब दे दे तो इसका मतलब है इसका A ग्रेड सही है, अगर वो जवाब ना दे सके तो A ग्रेड गलत है। फॉर एग्जांपल अगर सिग्नल सिस्टम में किसी का A ग्रेड है तो टिपिकल मेरा सवाल होता है कि यार फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज में फ़र्क क्या है। अगर वो यही नहीं बता सकता तो वो उस A ग्रेड को चाहे घर ले चाहे जो मर्जी करे, आई डोंट नीड इट। तो उसको हम कहते होते हैं कि अगर आपने एक कोर्स में A ग्रेड लिया है तो आप सो रहे हैं और हम आपको उठा के जगा के वो चीज़ पूछें तो आपको आनी चाहिए। कोई फिक्स मार्कर होना चाहिए कि B ग्रेड का मतलब क्या है, A ग्रेड का मतलब क्या है, C ग्रेड का मतलब क्या है। ऐसा कोई मार्कर नहीं होता। एक कोर्स मैं पढ़ाता हूँ, मैं बच्चे को फेल कर देता हूँ, अगले सेमेस्टर में सर वही कोर्स पढ़ाते हैं, हो सकता है बच्चा B ग्रेड लेके जाए, या तो बच्चा इम्प्रूव हुआ है या पेपर कुछ प्रोडक्टिव था, या वाइस वर्सा, आप पहले आपने फेल किया मैं पास कर देता। तो हमने वो कोई स्टैंडर्ड नहीं रखा हुआ कि इसको क्या आना चाहिए तो ये पास होगा। अब करेंगे ना इस सेमेस्टर में आप लोग सारे। मज़े की बात यह है कि हमारे 6 कैंपसेस पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल सिविल है, और वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह वाशिंगटन अकॉर्ड आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे एक्रेडिटेड हैं और अच्छी ग्रिलिंग होके बाद एक्रेडिटेशन हुई है उनकी।
तो जिस कैंपस पे भी आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास लोकल रिसोर्स अवेलेबल होगा, तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होगी। और डिग्री प्रोग्राम जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कोर्सेज। स्टूडेंट नीड टू बी evaluated per course individually. Successful evaluation is required. Courses result in attainment of the degree. सुहेल गनी साहब उस वक्त तक डिग्री नहीं देते जब तक सारे प्रीरेक्स और कोर्सेज पास ना हो और सीक्वेंस में भी ना हो, तो तब भी नहीं देते। स्पेस भी नहीं होनी चाहिए। जी स्पेस भी नहीं होनी चाहिए लेटर में। नहीं, वो और जगह है। कोर्ट का मसला ये देखिए, ये हमारा इशू नहीं है, ये सर का इशू है, वो ये इंश्योर कर लेते हैं। Typical evaluation technique give us limited information about the nature and complexity of the subject matter covered in the course. For example, हमने कोर्स डिफाइन किया हुआ है और अगर किसी टेक्स्ट बुक के साथ उसको मैप करें तो वो 6 चैप्टर्स कवर करना चाहिए उसको इन सम सेमेस्टर, एंड अ टीचर कवर्स 5 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स, यू डोंट हैव नो चेक। देन द PLOs कि जब एक बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, फाइनल ईयर में पहुंच जाते हैं, यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, यू जज व्हाट दे हैव अचीव्ड। पता चले कि आपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, उनकी डिबेट्स भी कराई, कंपटीशन भी कराया, हर कोर्स में आपने प्रेजेंटेशंस भी दी, एंड देन यू सी अच्छा कम्युनिकेशन हैज इम्प्रूव्ड सिंस लास्ट टाइम। ठीक है ना। अब टीम वर्क है, फॉर एग्जांपल एक एक्सरसाइज मैंने की GIK में, मैंने आई वाज देयर, तो मैंने देखा कि फाइनल ईयर जब प्रोजेक्ट होता है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो उसमें देखें कि वो जो 3 बच्चे होते हैं प्रोजेक्ट दे रहे होते हैं, उनमें से हमने एक से पूछा कि भाईजान आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस प्रोजेक्ट में, तो उसने कहा जी कि मैंने ना ये हैंड आउट प्रिंट करवाए हैं। हाँ, तो आप क्या करते थे इस प्रोजेक्ट में? सर मैं सपोर्ट कर रहा था इनको। सपोर्ट कैसे करते थे? आप मस्ती करना शुरू हो जाए टीचर भी जब कोई फंस जाए बेचारा। अच्छा, चाय शाय लेके आते थे? नहीं सर, वो तो कभी कभी लाता था, वैसे इनको सपोर्ट करता था, जब ये काम करते थे मैं पास बैठता था। तो मैंने देखा कि कब से इकट्ठे हो, सब फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा ग्रुप बना था। देन आई रियलाइज्ड कि ये थोड़ा सा खुद ही लेजी था। फर्स्ट सेमेस्टर में इसी ग्रुप में आ गए, ये 3 इकट्ठे हर लैब में इकट्ठे रहे हैं और इसको मजीद इन्होंने लेजी किया है थ्रू आउट। और इनकी दोस्ती अच्छी है आपस में, तो एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। एक काम करता है, एक ज़रा एफिशिएंट है, और एक माठा है जो इनको चाय शाय बना के दे देता है, एंड सो ऑन सो ही इज सर्वाइव्ड। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में हमने ये पंगा लिया कि पहले सेमेस्टर में ही अपनी मर्जी का ग्रुप बना लें लैब्स का। दूसरे सेमेस्टर में हमने ना रैंडमाइज कर दिया, जो उनका GPA आया उसके हिसाब से टॉप वाला एक उठाया, एक नीचे वाला उठाया, एक दरमियान वाला उठाया, एक ग्रुप बना दिया। हमने हर लैब के ग्रुप्स टीचर ने बनाने शुरू कर दिए। वो मजबूरी बन गई उनकी। शुरू में चुर चुर की उन्होंने, मगर बाद में उन्हें पता चल गया कोई नहीं मान रहा, ना टीचर मान रहा, ना डीन मान रहा। तो दे लर्न टू सर्वाइव। 4 साल बाद दे वर वेरी गुड टीम वर्कर्स। उसको किसी के साथ भी डाल दो, कोई 4 साल में इतनी उनकी टीम्स चेंज हुई थी कि वो हर बंदे के साथ चल सकते थे। तो इस तरह के इंटरवेंशंस एज HOD, एज अ प्रोग्राम इंचार्ज आपको करनी पड़ती हैं व्हेन यू सी कि आपके स्टूडेंट्स उस मेयार के ऊपर पूरे नहीं उतर रहे। नेक्स्ट, विजन मिशन ये कैसे बनता है? इसमें जो PEC कहती है वो तो कहती है अलुमनाई, सर्वेज, एडवाइजरी कमेटी, स्टेक होल्डर्स। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इनको करने के लिए। अलुमनाई से भी पूछा जा सकता है, मगर मार्केट जो है, स्टेक होल्डर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट कि वेयर डज इज द इंडस्ट्री इन योर फील्ड गोइंग, what type of skills they require, what type of graduates they require, and so on and so forth. Complete cycle क्या है? The institute needs to ensure that all the individual CLOs have been achieved by the student. That means the course learning objectives. जो बेसिक यूनिट आपके कंट्रोल में है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो ब्रिक ऑफ है, वो कोर्स है।
40 कोर्सेज आपने पढ़ाने हैं 4 साल में। अगर वो कोर्स आप सही तरह पढ़ा रहे हैं, उसमें वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हैं जो आपने डिफाइन किए हुए हैं और जो रिक्वायर्ड हैं, दैट इम्प्लाइज कि आपके PLOs भी अचीव हो जाएंगे। और जब PLOs अचीव होंगे तो इंस्टीट्यूट का विजन, मिशन एंड POs भी अचीव हो जाएंगे। जिस चीज़ पे आपको कंट्रोल्ड है, जिसकी ट्विकिंग कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स है। ओके, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? डिफाइन प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एक माइंड बनाएं, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस प्रोग्राम के। हमारा जो ग्रेजुएट यहाँ से ग्रेजुएट हो जाए और इंडस्ट्री में भी चला जाए और मैं 3-4 साल बाद पूछूं बेटा क्या कर रहे हो, और वो कहे जी मैं पिज़्ज़ा हट पे काम कर रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट अचीव। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसलिए बनने आया था कि वो इसी में कैरियर बनाए। बट इफ इट टेल्स यू, इफ यू टेक अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम योर डिपार्टमेंट इन द लास्ट 4-5 years, और आपको पता चलता है कि जी वो उनमें से 60 जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं, 20 ने मास्टर्स कर लिया है मैनेजमेंट में या किसी और में, वो उसमें हैं, और 15-20 जो हैं हायर एजुकेशन कर रहे हैं, और 2-4 हैं जिनको नौकरी उस वक्त भी नहीं मिलनी थी, अभी भी नहीं मिली, वो अपने बाप के बिजनेस में लगे हुए हैं या दुकान खोल ली। सो यू कैन से यस आई एम सेटिस्फाइड कि हम जो ट्रेनिंग दे रहे थे, जो पढ़ा रहे थे, वो सारा कुछ अचीव हो गया, मगर अगर वो उसमें आते ही नहीं है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है सर? तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपने डिफाइन कर लिया कि हम चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के 5, 6, 7, 10 साल बाद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पे होंगे, क्या देखना चाहते हैं उनको। तो वो अगर आप डिफाइन कर लें तो वो 3-4 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स से मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ऑल एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैव देयर नोटिफाइड स्कीम ऑफ स्टडीज, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। इनके अंदर ऑलरेडी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी डिफाइंड है, कोर्स आउटलाइन भी डिफाइंड है, रेफरेंस बुक्स भी डिफाइंड है। हम सिर्फ जो आपके करने वाला काम है, आइडेंटिफाई द कोर्सेज इन योर स्कीम ऑफ स्टडी विच विल सपोर्ट टू अचीव इंडिविजुअल PLOs, define the CLOs of these courses, assessment should be carried out based on the defined CLOs। अभी तक मैंने आपको CLO की कोई एग्जाम्पल नहीं दी, ठीक है? 2-3 एग्जाम्पल देख लें CLO की, देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि ये इसको मैंने कैसे कंप्लीट करना है। वंस यू हैव डन ऑल दिस, दैट मीन्स योर OBE इज इम्प्लीमेंटेड। अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है सर? नहीं, ये जहां पे PO आ गया वो स्पेसिफिक हो गया टू द प्रोग्राम। ठीक, सही कह रहे हैं। ऐसा है ये कौन सा कैंपस? वर्चुअल कैंपस। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, उसके बेस पे CLOs के बेस पे जो है ना हमारा जो कंटेंट है वो डिजाइन है। फिर मैंने थोड़ा, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था पहले, फिर मैंने जो है थोड़ा सर्च किया वाशिंगटन कार्ड, वो जो 5 मुल्क से पहले पायनियर, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिर सिग्नेचर पाकिस्तान की सीरिया है। फिर जब मैंने देखा उन्होंने कोई टीम या कोई कंसल्टेशन वगैरह इस तरह से बनाई होगी, और फिर जो है ना उसके बिहाइंड जो डॉक्यूमेंट्स थे कि उन्होंने कैसे जो है ना माइन्यूट लेवल से, जो आपने बताया कॉग्निटिव लेवल, अफेक्टिव लेवल और
और साइकोमोटर लेवल पे, और फिर उसी में जो है ना फिर वो जो 7 लेयर्स है फॉर लर्निंग टू क्रिएटिंग डिजाइन एंड डेवलप, तो वो सारी चीज भी बहुत मतलब माइन्यूट लेवल पे उन्होंने सारी चीजें करवा के जो है ना जिस तरह एक ट्री बनता है, और फिर जो है ना उन्होंने प्रोग्राम लर्निंग आउटकम डिजाइन किया हुआ था फॉर इंजीनियरिंग डिग्रीज, 12 प्रोग्राम लर्निंग आउटकम। अच्छा, वो जो उनके वेबसाइट पे मैंने देखा, फिर मैंने इधर पाकिस्तान में भी सर्च किया, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की भी वही एज इट इज वही वर्ड टू वर्ड जो है ना उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग, यूटी टेक्सला कॉन्सेप्ट, सब ने वही प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स फॉर ईच एंड एवरी इंजीनियरिंग प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल दैट मे बी मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और समथिंग, ठीक है। फिर जो कोर्स लर्निंग आउटकम्स थे वो उनको उन्होंने मेल किया था विद प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स। तो फिर मैंने उन्हें जब बताया कि ये जो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स है डिजाइन, ये इतना सिंपल मतलब कोई चीज नहीं है जिस तरह जो है ना हम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स को उठा के इंजीनियरिंग का वर्ड हटा के हम जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसमें लगाएं और फिर जो है ना एक मसला बन जाएगा। तो मतलब इसके बिहाइंड जो साइंस है, जो 3 डोमेन्स है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, उनका एक्सपर्ट हो किस अच्छा, चले इसको आसान कर लेते हैं ना। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हु विल डिजाइन प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स, फिर जो हमारे जिस तरह आपने बताया सर कि ये सारे हम कर रहे हैं और इन वन वे और अनदर स्ट्रीम ऑफ स्टडीज में भी इस तरह से कोर्स जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एक्चुअली कहीं ना कहीं CLOs होते हैं, लेकिन उनको जो वर्डिंग वोकैबुलरी जो हम यूज करते हैं उसको वो करना होगा। तो वो मेरे अच्छा चलें इसको आसान कर लेते हैं ना। आपकी अपनी डिग्री क्या है? जी आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री क्या है आपकी? मैं सर अभी PhD कर रहा हूँ BC लेवल। मास्टर्स किस में किया हुआ है? मास्टर मेरा सर मैनेजमेंट साइंसेज है। किस में? PhD भी मैनेजमेंट साइंस। मैनेजमेंट साइंस के किस डोमेन में है? अभी ई-लर्निंग। मास्टर्स किस में? मास्टर क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, अगर आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट की कंपनी है कोई, या किसी यूनिवर्सिटी में किसी इंडस्ट्री में आप क्वालिटी मैनेजर हैं, आपने अगर कोई बंदा हायर करना है जिसकी डिग्री जो है बेसिक डिग्री BS जो है वो मैनेजमेंट साइंस में और क्वालिटी में आपने हायर करना है, तो आप क्या ट्रेड्स देखेंगे? व्हाट यू विल लुक फॉर? क्या होना चाहिए उसको? अपने डोमेन का जो एक्सपर्ट बंदा है उन्हीं को क्या चीज़ें आनी चाहिए? 3-4 चीज़ें क्या आनी चाहिए उसको? कैसा होना चाहिए? क्वालिटी रिलेटेड उनकी जो नॉलेज होनी चाहिए। एजुकेशनल लेवल है, एक तो जो है कम्युनिकेशन, जिस तरह मैंने सर मैं अभी आपका क्वेश्चन खत्म करते हैं ना, उसको सिंपल करते हैं ना। आपने पहली बात की कि क्वालिटी के रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं मेन जो लिटरेचर में अवेलेबल हैं उसको आने चाहिए। सेकेंडली उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक होने चाहिए। थर्डली कोई और चीज़, 2 होगी ना, तीसरी बताएं। क्रिटिकल थिंकिंग हो या क्रिएटिविटी हो, वो होनी चाहिए। वो चीजें होनी चाहिए। लेकिन 3 होगी, और नोट डाउन करें ना, देखें। मैं सर ये कह रहा हूँ कि जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, एथिकल जो डोमेन है जिसमें एथिक्स जो है ना एक पार्ट है ऑफ लाइफ क्या नाम है प्रोग्राम लर्निंग होगा, वो किसी के जो है ना वो हो सकते हैं, जिस तरह जो है ना इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो कैसे जो है ना वो डेवलप करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैंने वही अभी आपसे मैंने 3 डेवलप करवाए हैं, और आपके फील्ड के अगर 6 बंदे मैं इधर बिठा दूं, 6 बंदे बैठ जाएं आपकी फील्ड के, आपकी क्वालिफिकेशन के, और कहें कि हमने BS इन क्वालिटी मैनेजमेंट की डिग्री शुरू करनी है, तो उस बच्चे को फाइनली क्या कुछ आना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, वो शक्ल, वो इंसान कैसा होना चाहिए जिसने BS
इन क्वालिटी मैनेजमेंट की हो और 6-7 बंदे जिसने MS इन क्वालिटी मैनेजमेंट की हो और 1-2 ने PhD की हो, वो सारे बैठ के अगर बैठेंगे तो 8-10 ट्रेड्स तो लिख ही लेंगे ना, या नहीं लिख सकते? 3 तो आपने बता दिए, कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इस तरह वाशिंगटन क्योंकि सारे मज़े की बात यह है ना कि वो सारे जो 6-7 बंदे हैं वो आपसे आपकी हर बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे जिस तरह मैं कह रहा हूँ। तो इन द एंड उस डिबेट के बाद एक शक्ल निकलेगी कि मुझे एक BS क्वालिटी मैनेजमेंट का बच्चा चाहिए जिसकी 3 आंखें हों, 1 कान हो और ये वही ट्रेड्स चाहिए मुझे। बेसिकली ट्रेड्स की बात कर रहे हैं हम, और ट्रेड्स डेफिनेटली एक साइकिल में जैसा आपने फरमाया वो पूरे नहीं होते, सिर्फ एक बंदा बैठ के उनको नहीं लिख सकता। वाशिंगटन अकॉर्ड में जो लिखे हुए हैं उसमें अभी 123 मुल्क हैं, 23 हैं, और वो कंसोर्शियम जो था जब ये बने थे तो शायद 18 मुल्क थे। 18 मुल्कों की सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का कंबाइंड एक 12 बन गए हैं वो जो सब पे लागू होते हैं, और वो देखें अगर आपने पढ़े हैं तो वो काफ़ी जर्नलाइज्ड है। वो मैकेनिकल में भी चलते हैं, वो इलेक्ट्रिकल में भी चलते हैं, और मगर मेरे ख्याल में उसमें से पहले 2 आप छोड़ दें और एक 5वां या चौथा छोड़ दें तो बाकी सारे क्वालिटी मैनेजमेंट में भी चल जाएंगे। ऐसा ही है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग उसमें है, सब कुछ है। थोड़ा सा मैं आपका, क्योंकि आप 15 मिनट लेट आए थे और 5 मिनट और लेट हुए थे तो मैं उतने बजे आपको छोड़ूंगा। PO शुड क्रिएट टू नीड ऑफ स्टेक ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है, जिसमें इंडस्ट्री भी है एंड सो ऑन सो फोर्थ। Each program should clearly define POs that are in line with program mission. The process is required to evaluate the attainment of POs. It should be used for continual improvement of the program. POs should cater to the needs of all stakeholders. Stakeholders employer भी है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी हैं जहाँ पे उसे मास्टर्स जाके करना है या PhD करनी है, वो भी है, आप भी स्टेक होल्डर हैं, इंडस्ट्री भी स्टेक होल्डर है। Learning outcomes a student is expected to achieve over the course of degree program. अगर BBA कर रहा है, BSc engineering कर रहा है, must be identified and documented in the form of PLOs. A well-formatted set of PLOs concisely describes what a department hopes to accomplish successfully in offering their particular degree to prospective students. What specific skills, competencies and knowledge the department believes that graduates of the program will have attained by the degree completion. आप कहें जी हम कम्युनिकेशन पे नहीं फोकस करते, हम कहते हैं हमारा जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा डिज़ाइनर हो, ठीक है, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी हो, डिज़ाइन बहुत अच्छा हो। We don't focus on communication at all, ये हमारी नीच है। दूसरा कोई और यूनिवर्सिटी है वो कहती है यार वो गप्पे चंगी मारेगा, बेसिक्स उसके इतने अच्छे नहीं होंगे, सारी टेक्नोलॉजीज उसको पता होंगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। PLOs कैसे बनाएंगे? नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स, टॉप एकेडमिक मैनेजमेंट, पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, स्टैंडर्ड्स बॉडीज। अगर उसका कर रहे हैं NBAC का तो वो आ जाएगा, अगर BBA का कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल होगा, एम्प्लॉयज़ भी होंगे, एक्रेडिटेशन बॉडीज़, HEC भी आएगी और पोटेंशियल स्टूडेंट्स। वैसे ये जो है ना पोटेंशियल स्टूडेंट्स से मैं इतना ज़्यादा एग्री नहीं करता। एक बच्चे ने लाहौर गया ही नहीं अभी तक, वो तो आपको लाहौर का बेस्ट जाने का रास्ता नहीं बता सकता, तो आई डोंट रियली एग्री विद इट। ये मैं इस जल्दी कर रहा था इस पे आने के लिए कि यहाँ पे P1 जो है ये इंजीनियरिंग का है, एज अ केस स्टडी इंजीनियरिंग नॉलेज है, प्रॉब्लम एनालिसिस है। अब प्रॉब्लम एनालिसिस जो है हर किस्म के सब्जेक्ट में आता है, कंप्यूटर साइंस में भी हो सकता है, मैथमेटिक्स में भी हो सकता है, फिजिक्स में भी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस तकरीबन हर डिग्री प्रोग्राम में आता है। इन्वेस्टिगेशन, यस, मॉडर्न टूल यूजेज आजकल ज़रूरी है,
even artists are using the multimedia and all that. Engineer and society, यहाँ पे आप सिर्फ अगर civic sense कर दें, global citizens कर दें, तो it covers all. और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें आ जाएगा, global citizen का लफ्ज़ आ जाएगा. Environment and sustainability is important for all disciplines, no matter आप किस में रिसर्च कर रहे हैं. Ethics as a human being, yes. Individual and teamwork, communication, project management and lifelong learning. अगर आप इसमें से देखें इन 12 में से जो हार्ड कोर इंजीनियरिंग के साथ हैं वो एक नंबर 6 वाला है और 1 और 2, 1 कह लें जो प्योर इंजीनियरिंग के साथ है. बाकी सब के साथ लागू, सब के सब अप्लाई होते हैं ऑन एवरीवन. और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, वेल थॉट ऑफ है. इनका नॉमेनक्लेचर, इनकी वोकैबुलरी काफ़ी सोच समझ के लोगों ने लिखी हुई है. इवन दे कैन वर्क. ठीक है, इसको ट्वीक कर लें, ये 12 रखें, 13 कर लें, 14 कर लें. ठीक है. अब एक यूनिवर्सिटी है हमारी, उन्होंने एक 13वां किया हुआ है. उन्होंने क्या लगे जाए ही शुड बी अ गुड मुस्लिम. वो कौन सी थी याद है? उन्होंने एक डाला सर, ये पीसी की वेबसाइट पे पढ़े हुए हैं. इंजीनियरिंग प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स करेंगे तो सारे निकल आएंगे. ये तकरीबन 23 मुल्कों में ऐसे ही चल रहे हैं. क्यों ऐसा है कि 1, 2, 3 इंजीनियरिंग डिबेट है, बाकी ऑलमोस्ट आउट ऑफ दीस 12 सारे जनरल. अच्छा, उसमें ये देखें कि जो 2-3 है ना जो इंजीनियरिंग वाले हैं उसी पे 40 कोर्स है. बाकी उसके लवाजमात हैं, साइड डिशेस है, सैलड्स है, मेन कोर्स वही हैं. पूरे प्रोग्राम को करें. देखें कम्युनिकेशन, जैसे मजे की बात है, कम्युनिकेशन है. इसमें आप यूं एक और चीज देख ले, वेटेज किसका ज्यादा है. अगर उसका इंजीनियरिंग नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है ना, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो विल ही बी हार्ड. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंजीनियरिंग यानी कि ये सारे इक्वल वेटेज के नहीं है, दे वेटेज चेंजेस. अगर वो सिविल इंजीनियर है तो सिविल इंजीनियरिंग वाली ट्रेड्स पहले होनी चाहिए, बाकी फिर ये सारी होनी चाहिए. तो ये 12 जो है इनमें आप चेंज कर सकते हैं थोड़े बहुत. और कोर्स लर्निंग आउटकम्स पे आते हैं. ये क्योंकि इंडिविजुअली हर टीचर का काम है, एचओडी का काम है उनको सिखाना और उससे करवाना, और ये करवाना पड़ जाएगा आपको विद इन वेरी शॉर्ट टाइम. हर कोर्स का अपना होगा. नॉर्मली जब मैं ये वर्कशॉप देता हूँ तो मैं अब सबको कहता हूँ कि अपना अपना कोर्स का जितना आपका बुक है, नोट्स हैं, अगर लेक्चर नोट्स हैं, सब कुछ लेके आ जाओ. और फिर एक पेपर दे देता हूँ, उसमें डब्बे छोड़े होते हैं कि यहाँ पे लिखो. एंड देन वी विजिट दैम रेगुलरली. मैं और कदीर साहब ये साहिवाल में किया था हमने, एक एक बंदे के पास बैठ के तो ठीक कराए थे. तो ये एक आइट्रेशन में ये ठीक हो जाती है. एवरी CLO मस्ट कंट्रीब्यूट टू वन पर्टिकुलर PLO ओनली. ठीक है. अ कोर्स शुड बी डिस्क्राइब कॉम्प्रिहेंसिवली बाय सेट ऑफ वेल फॉर्मुलेटेड CLOs. They specify an action by the student learner that is observable. CLO के वो एक्शन, वो चीज़ जो कि observable है, quantifiable है, measurable है. They specify an action that is done by the student learner rather than the faculty member. ठीक है. For example, चलें यहाँ पे आते हैं. Course learning outcomes should be measurable, observable, और जो एक चीज़ मैंने अभी तक रिलेट नहीं की, वो कॉग्निटिव डोमेन में भी हो सकता है, वो अफेक्टिव डोमेन में भी हो सकता है, और वो साइकोमोटर डोमेन में भी हो सकता है, वो CLO. ठीक है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारा जो इस्लामाबाद कैंपस है ये उसके हैं. द CLO स्टेटमेंट, द डोमेन द स्टूडेंट वुड बी एवेल्यूएटेड ऑन, कॉग्निटिव में, अफेक्टिव में या
साइकोमोटर में द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डोमेन, क्योंकि कॉग्निटिव के 6 लेवल थे, अफेक्टिव के 5 और साइकोमोटर के 7, समथिंग लाइक दैट, मुझे याद नहीं रहते। द PLO इट इज मैप टू। यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स एंड इंटरफेसिंग, जो मैडम आप बात कर रही हैं, सर बात कर रहे हैं। कोर्स लर्निंग आउटकम्स तो लिखे होते हैं, अब जरा हम उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अंडरस्टैंड वेरियस माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंट्रोलर फीचर्स, डिस्क्राइब देयर ऑपरेशन एंड यूज रेलेवेंट डेवलपमेंट टूल्स। ये कॉग्निटिव लेवल 2 पे है, इसको भूल जाए। PLO 1 क्या था? इंजीनियरिंग नॉलेज वाला था। नहीं, ये PLO 1 है ना, ये C2 पे हम कर रहे हैं। C इज कॉग्निटिव लेवल 2, अंडरस्टैंडिंग पे कर रहे हैं, ठीक है जी। परफॉर्म बेसिक टास्क विद माइक्रो प्रोसेसर्स, इंटरफेस डिजिटल डिवाइसेस यूजिंग C असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पे वो कॉम्प्रिहेंशन का कर रहे हैं, C3 पे चला जा। और यहाँ पे एडवांस टास्क विद माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग एनालॉग डिवाइसेस यूजिंग C, यहाँ पे C4 डिजाइन पे चला गया। मैं इससे अगले पे जाता हूँ। CLO नंबर है, CLO 1 हमने कहा, हम हर कोर्स के 4 से 5, 3, 4, 5 तक रखते हैं। CLO 1 हो गया, ये स्टेटमेंट होगी, ये आपका डोमेन हो गया, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव एंड P फॉर साइकोमोटर, और ये उसका लेवल हो गया कॉम्प्लेक्सिटी विच वाज कॉम्प्रिहेंशन। और PLO जो आपने जो भी डिफाइन किया, अब इंजीनियरिंग के 12 PLO है, तो ये PLO 1 को हेल्प कर रहा है अचीव करने में। इसी के आगे चलें। व्हाट द फैकल्टी मेंबर वांट्स स्टूडेंट्स टू नो एट द एंड ऑफ द कोर्स। पहले आप ये सोचें कि ये कोर्स खत्म करने के बाद बच्चे को क्या पता चलेगा। इस्लामियात है अगर, तो क्या उसे हिस्ट्री पता होनी चाहिए उस वक्त तक, बेसिक अरकान पता होने चाहिए, ये हिस्सों में क्या नॉलेज। What the faculty member wants students to be able to do at the end of the course। दूसरी चीज़ यह है कि वो एक सिचुएशन दें तो हमें वो फ़िक़्ह के हिसाब से सज़ा बता दे, तो वो तो डू हो गया। How the faculty member wants the student to behave at the end of the course। अगर यह अफेक्टिव डोमेन में चले जाते हैं हम, तो एक कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। छोटी सी बात, हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर शफीक साहब, ही वॉज टीचिंग KFUPM, तो पेपर चेक करते हुए उन्हें शक हुआ कि इन बच्चों ने नकल की है, 2 बच्चों ने नकल की है। तो वो डीन के पास चले गए, कहते हैं कि सर मुझे लगता है इन्होंने नकल की है। कहते हैं फेल कर दो। उससे किसने आके शिकायत करनी है कि मैंने टीचर ने फेल कर दिया। तो कहते हैं मैं सोचता रहा, मैं पेपर देखूं फिर सोचूं कि फेल करना या नहीं करना, फिर दूसरे दिन फिर मैं सर ये वो करूं ना करूं, डीन से ही बात कर रहा था। तो फाइनली डीन तब क्या कहते हो तुम चाहते क्या हो, कैसे मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा, मुझे शक भी है बट आई एम नॉट सो श्योर कि मैं इनको फेल भी कर दूं। तो डीन कहते हैं किस सेमेस्टर के हैं, मैं छठे के हैं। कहता है नहीं की होगी, छोड़ दो। तो कहता है देन आई गॉट क्यूरियस कि अगर ये छठे सेमेस्टर के इन्होंने नकल नहीं की होगी, हाउ इज डीन सो श्योर अबाउट इट। तो फिर कहता है मैं डीन से पूछा कि व्हाई यू सो श्योर अबाउट इट कि उन्होंने चीटिंग नहीं की। कहता है डीन कहते हैं इन्होंने 5वीं में एथिक्स का कोर्स पढ़ा हुआ है। तो ही वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिज एथिक्स कोर्स कि अब ये नकल नहीं करेंगे। तो इट वॉज अमेजिंग फॉर मी कि आप अपने कोर्स पे इतने श्योर हैं। मैं KFUPM की बात कर, वो बेसिकली ना उनका एक जो इस्लामियात का कोर्स है ना, उसमें कब्र खुदवाते भी हैं, मुर्दा लटाना भी सिखाते हैं, और कई दफ़ा स्टूडेंट वो खुद भी मुर्दा होता है। तो फिर मेरे ख्याल में उसके बाद अकल आ जानी चाहिए। लिमिट ईच कोर्स टू 3 to 5 CLOs, focus on overarching or general knowledge or skill rather than the small fine details. Focus on knowledge and skills that are central to the course topic or discipline.
create statements that are student-centric rather than faculty-centric. Why? Upon completion of this course, students should be able to list the names of the 50 states. और हम कहते हैं the student will be taught the names of the 50 states. तो ये difference है. Focus on learning that results from the course rather than describing activities or lessons in the course. कि मैं ये पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर कवर करेंगे, हम ये असाइनमेंट देंगे, मगर उस असाइनमेंट से लर्निंग क्या हुई उस पर फोकस करना है. इंस्टीट्यूशनल एंड डिपार्टमेंट विजन, तो ये उसको फोकस भी कर रहा हो. ठीक है जी. I'll give the presentation to Faika and she can share with you all. ठीक है जी. Teachers associate level of complexity with level of chapter and mapping. Normally हम ये करते हैं. Early chapters to lower complexities, later chapters to advanced complexity. ऐसा होता नहीं है. This approach is often wrong and misleading. ये कोर्स है हमारा सिग्नल सिस्टम, इसका डीएसपी का डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिस्टम. अच्छा नहीं, सिग्नल सिस्टम से सैम्पलिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, ट्रांसफॉर्म एनालिसिस, और ये चैप्टर्स हैं. ये कंटेंट्स जो ना जो हम पूरे कोर्स में पढ़ाते हैं, ये 6 चैप्टर्स हैं. 7 चैप्टर्स में पूरे हो जाते हैं. ठीक है. और इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं. अब एक चीज़ ज़रा गौर से देखें कि हम जब छोटा बच्चा होता है प्री नर्सरी का, तो हम उसको ब्लॉक्स देते हैं और कहते हैं इस पर ब्रिज बनाओ. तो प्री नर्सरी में भी डिज़ाइन है, C6 है, कॉग्निटिव 6 लेवल है, और कलर्स याद कराते हैं तो वो C1 है. तो यहाँ पे भी आप देखिएगा ज़रा, सम CLOs फॉर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का कोर्स है ये, और understand the basics of discrete time signals and systems and sampling rate alterations. अब चैप्टर 2 और 4 जो है वो CLO1 में फिक्स हो रहा है. सिमिलरली CLO2 में 3 और 5 आ रहा है, और ये सारे जो हैं CLO3 में आ रहे हैं. इसका जब आसान तरीका है कॉग्निटिव लेवल डिफाइन करने का, कि आपके पास 6 कॉग्निटिव लेवल हैं, उन 6 वर्ड्स को याद रखें. हर चैप्टर में कुछ नॉलेज का पोर्शन होगा, कुछ डिज़ाइन का होगा, कुछ कॉम्प्रिहेंशन का होगा, कुछ एनालिसिस का होगा. आप उस बेसिस पे उसको डिवाइड कर दें. एक चैप्टर जो है लाजमी नहीं यहाँ पे पूरा चैप्टर हमने एक को दिया हुआ है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल किया हुआ है. इट्स वेरी पॉसिबल डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में कुछ नॉलेज पोर्शन भी हो और कुछ डिज़ाइन भी हो. तो ये इसका एक CLO1 में भी जा सकता है, या C1 में भी जा सकता है, और C6 में भी जा सकता है. छोटे बच्चे हैं ना जो, सिंपल नहीं, अगर मैं उसको कहूँ कि ये आपके पास ये 4 चीज़ें हैं और यहाँ से यहाँ तक ब्रिज बना दो, आपने गाड़ी यहाँ से वहाँ तक लेके जानी है, डिंकी कार, तो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज डिजाइनिंग दैट ब्रिज, ही इज बीइंग क्रिएटिव. फिर जी एक चीज़ और भी हुई थी कुछ अर्सा पहले, कि आपके कोर्स फोल्डर होता है, अभी भी होता है. एक कोर्स डिस्क्रिप्शन फाइल है, वो क्या है? वो फ्यू पेजेस हैं. उससे सबसे पहली चीज़ जो उसमें होनी चाहिए वो जो कोर्स अप्रूव्ड है, जिसमें कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं. ठीक है. प्री रिक्विजिट रेफरेंस मटेरियल है, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स, और फिर CLO एंड PLO मैपिंग. यहाँ पे मैं एक मैपिंग आपको दिखा देता हूँ. ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन किया है, इसको भी छोड़ दें. यहाँ पे देखें, ये जो कोर्स है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का, इसमें 6 CLOs थे. वाई? बिकॉज इसके साथ एक लैब भी थी.
तो हम नॉर्मली 4 तक रखते हैं, लैब डाल दें तो हम 6 कर लेते हैं। तो ClO1, 2 और 3 तीनों को तीनों इंजीनियरिंग PLO1 को हिट कर रहे हैं। ClO4 जो है PLO2 को, 5 जो है मॉडर्न टूल यूजेज को, और इसी तरह अफेक्टिव डोमेन जो है कम्युनिकेशन या जो भी है PLO10। तो ये मैपिंग भी ज़रूरी है। अब सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ बताऊं कि अगर ये मैं 6 ही रखूं और यहाँ पे एक कोर्स, ये कोर्स हो गया कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 3, तो वी विल हैव 40 courses like that, and each PLO will be covered in different courses. सबसे ज़्यादा जो कवरेज होगी वो PLO1, PLO2, PLO3, PLO4 की होगी, क्योंकि वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। आपका कम्युनिकेशन वाला 2 एक कोर्स होंगे, फिर FIP में आप प्रेजेंटेशंस ले लेंगे या किसी कोर्स में प्रेजेंटेशंस लेंगे, वहाँ पे 2-4 ये आ जाएंगे। फाइनली लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आ जाएगा, FIP आ जाता है, या कोई आपने ओपन एंडेड प्रॉब्लम दी है, रीडिंग टास्क दिया है, बुक रिव्यू दिया है, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आ जाएगा। और इन द एंड इस टेबल को मैं काउंट कर सकता हूँ कि यहाँ पे टोटल 26 थे, 26 दफ़ा PLO1 टेस्ट हुआ है, 25 दफ़ा PLO2 हुआ है, 8 दफ़ा PLO10 हुआ है, 4 दफ़ा PLO12 हुआ है, और मुख्तलिफ कोर्सेज में हुए। एंड देन आई कैन डिसाइड कि अगर PLO12 जो है उस बच्चे ने हर उसका CLO अचीव्ड हुआ है तो 4 out of 4, तो इसका मतलब है उसकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग बहुत अच्छी है। कम्युनिकेशन में 8 में से 5 दफ़ा भाईजान ने C लिया, C ग्रेड, और 2 दफ़ा F ले लिया, तो आप उसको उसके रेफरेंस लेटर में कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं देंगे। ठीक है सर। अब ये था एक प्लांट एंड सॉइल का, प्राइमरी स्कूल का। लेबल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, डिफाइन द टर्म यूज्ड इन प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन ट्रांसपायरेशन, कैलकुलेट द जर्मिनेशन, आइडेंटिफाई सॉइल टेक्सचर, एंड ये CLOs हैं फॉर अ प्राइमरी स्कूल। आप इनको कॉग्निटिव में डिवाइड कर सकते हैं, अगर डिज़ाइन है उसमें एनालिसिस है एंड सिर्फ नॉलेज है, यू कैन डू दैट। बिजनेस में अंडर ग्रेजुएट का एक कोर्स है, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब करंट डोमेस्टिक इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेंड्स, explain how proper business management benefits consumer and employer, compare and contrast the different type of business of ownership, evaluate and classify various marketing strategies, summarize how technology can help. आप इसको आप cognitive जो domains हैं उनमें divide किया जा सकता है इनको। ठीक है सर। अब करना क्या है कि अगर आप एक क्वेश्चन देते हैं फाइनल पेपर में, सेशनल में, मिड में, सेशनल तो खत्म हो गया, मिड में और क्विज में, तो वो किसी ना किसी CLO को टच करेगा। अब टोटल आपने मिड में 3 सवाल दिए, 3 CLOs चेक किए, या 5 सवाल दिए, 3 CLOs चेक किए, तो आप टोटल मार्क्स आउट ऑफ मिड तो लिखेंगे, मगर हर CLO का रिकॉर्ड भी अपने पास रखेंगे, क्योंकि एवरी CLO इज मैपिंग टू अ PLO। और वो जो टेबल मैं आपको बता रहा था, वो फाइनली एक टेबल बन जाएगा जिसमें उसके मार्क्स लिखे होंगे। एंड देन यू कैन डिजाइन ऑन द या डिसाइड ऑन द मेजॉरिटी वोट कि आउट ऑफ 26 CLOs दिस किड हैज पास्ड 16, so okay, his PLO1 is achieved, and so on so forth. ठीक है जी। That brings me to the end of this talk. I hope कि मैंने sensitize कर दिया आपको, क्योंकि लेक्चर जो है सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ है, क्योंकि पहले मुझे आपने लेट माइक दिया था। ठीक है, तो आई एम नॉट दैट बैड आफ्टर 90 मिनट्स अगर मैं 10 मिनट आवर शूट कर दूँ। ठीक है, बट
थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मैं शेयर कर दूंगा इसकी PDF अनिल साहब से, FDA से, इसकी वीडियो भी है, आप उसको देख लें और कोई क्वेश्चन हों, आई एम अवेलेबल, अभी भी हूँ अवेलेबल, लेटर ऑन भी, और हर कैंपस पे एक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट ज़रूर मौजूद है और उनकी काफ़ी ग्रिलिंग हुई है। वो हम आ जाएंगे। साहिवाल एवर रेडी है, किधर साकिब आया कोई नहीं? साकिब नहीं आया। साहिवाल के हैं ना दो हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैकेनिकल सिविल के, ठीक है। हर कोर्स देखे आपने, अगर आप इसे कहें ना कि टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप है, ऐसा कुछ नहीं है, ये साइक्लिक अप्रोच है। आप एक दफ़ा करेंगे, आप देखेंगे कि मेरा इफेक्टिव डोमेन कहीं कवर ही नहीं हो रहा, फिर जो रेलेवेंट कोर्सेज होंगे या नियर कोर्सेज होंगे, आप उनमें वो इफेक्टिव डोमेन भी डाल देंगे। साइकोमोटर बिल्कुल कवर नहीं हो रहा, चाहिए भी कि नहीं चाहिए? क्या आप अपने ग्रेजुएट को उस सांचे में देखते हैं जहाँ पे उसको साइकोमोटर स्किल्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ज़रूरत भी है या नहीं? अब मैकेनिकल इंजीनियर है, साइकोमोटर स्किल ही ना हो तो उन्होंने तो सुट जाना ना दूसरे फ्लोर तो तले, ठीक है। मगर सिविल इंजीनियर वाला ना आए तो वो तो इंजीनियर ही नहीं है ना। मगर ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का बच्चा है, नहीं चाहिए मुझे, कम्युनिकेशन तो चाहिए ना उसके लिए, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, बाकी इंग्लिश PS इंग्लिश की हुई है उसने, उन्होंने की करना तुझी। सो बेसिकली आपने वो सांचा डिफाइन करना है। कोर्सेज यही रहेंगे, पढ़ाने का एंगल चेंज हो जाएगा, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, असेसमेंट का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान में मैथमेटिक्स की डिग्री के लिए HEC ने कोर्सेज दे दिए हैं, फिजिक्स की डिग्री के लिए HEC ने, NCRC ने कोर्सेज दे दिए हैं, आर्किटेक्चर के लिए PKP ने दे दिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मेड इन कॉमसेट्स या मेड इन वर्चुअल कॉमसेट्स की मोर कौन सी लगाना चाह रहे हैं, वो होगा वही, मगर आप अपनी मोर शार्पन कर सकते हैं किस तरफ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।